Good evening, class. I hope you all are good in your home and doing your job in very well manner. So students, today we are going to discuss some standard real function and their graphs. It is a very important topic, okay, and this topic is related to the next further in 12th class when you are going to learn about relation and function, then this topic will help you, okay. So the first function we will start is identity function, okay, identity function. So student, what is identity function? Before I start the mathematical definition of identity function, let have a little bit information about identity. अगर हम identity की बात करें स्टूडेंट्स, तो identity से का रिलेशन जो है इमेज से होता है ना, किससे होता है? इमेज से. अगर मैं identity की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो जस्ट लाइक दैट मेरे पास एक शीशा है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके घर में भी शीशा होगा और आप मॉर्निंग में देखते ही होंगे. तो अगर मैं इस शीशे में खुद को देखूँ, है ना, तो मुझे किसकी आइडेंटिटी दिखेगी? शीशे में खुद की दिखेगी ना. अगर मैं शीशे को ऐसे देखता हूँ तो मेरी इमेज इसमें दिखाई देती है. मीन्स कि अगर आइडेंटिटी की बात होगी तो मैं खुद दिखूँगा इसमें. ऐसा है नहीं कि मैं अपने सामने शीशा रख रहा हूँ तो मेरी जगह किसी और की इमेज इसमें बन रही हो, है ना, मेरी जगह किसी और की आइडेंटिटी इसमें आ रही हो. सो जस्ट लाइक दैट आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन में सपोज एफ आर टू आर इज एनी फंक्शन such that y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. देखिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखी इसकी मैथमेटिकल, कि f कोई एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, मींस जिसका डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है. इज एनी फंक्शन सच दैट, अगर ये फंक्शन कैसा हो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, तब हम इसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे. अब आप समझेंगे कि क्यों मैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन कह रहा हूँ. स्टूडेंट्स, फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स, ओके. अब x क्या होता है? इनपुट होता है स्टूडेंट्स, ओके. x क्या होता है? इनपुट होता है. और y क्या होता है? करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ओके. x हमारा इनपुट होता है और y क्या होता है? करस्पॉन्डिंग आउटपुट. और इनपुट को हम डोमेन कहते हैं और आउटपुट जो हमें मिलता है करस्पॉन्डिंग, उसको हम रेंज कहते हैं. इज इज क्लियर? अब ये आइडेंटिटी फंक्शन जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने शीशे का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे इनपुट, सपोज मैं इनपुट क्या ले रहा हूँ? 0, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे क्या मिली? 0. अगर मैं इनपुट क्या ले रहा हूँ? 1 यहाँ पे, तो y की करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रही है? 1. अगर मैं इनपुट क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट्स? 2, तो y की करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रही मुझे? 2. तो आप देख पा रहे होंगे मैंने जो मिरर का एग्जांपल लिया, वो क्यों लिया? क्योंकि मिरर में हम खुद को ही आइडेंटिटी देखते हैं, खुद की आइडेंटिटी देखते हैं, खुद की इमेज देखते हैं. सेम यहाँ पे इस फंक्शन में क्या होता है? जो भी करस्पॉन्डिंग, जो भी x का इनपुट होगा, y का सेम आउटपुट मिल जाता है. मतलब 0 की आइडेंटिटी 0, 1 की 1, 2 की 2. ऐसी अगर x की वैल्यू आप क्या ले लें? 3 ले लें, तो आपको y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी. तो क्या हो रहा है कि जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट डालने पे आउटपुट जो है वो सेम इनपुट के बराबर ही मिल रहा है. तो 0 की आइडेंटिटी 0 मिल रही है, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, सेम इमेज मिल रही है. तो इसलिए दैट्स इज द रीजन दैट द फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन. यही रीजन है कि इस फंक्शन को क्या नाम दिया गया स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी फंक्शन दिया गया. क्यों? क्योंकि जो इनपुट होता है वही आपको क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है, ओके. नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन? सो डोमेन मैंने आपको पहले भी कई बार क्लियर किया हुआ है. डोमेन इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. एक्स की वो सभी वैल्यूज आपकी डोमेन कहलाती हैं जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइन होता है. डिफाइन होता है क्या? मीन्स एक्स की वैल्यू रखने पे फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी ना आए, ऐसी ना आए, ऐसी ना आए, ठीक है. ये 3 टर्म्स अगर आ रहे हैं तो वो इनडिफाइंड कहलाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ऐसा कोई कारण है ही नहीं. अगर एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 0 रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है. तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर. और रेंज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स इसकी? किसी भी फंक्शन के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वन इज़ डोमेन एंड द सेकंड थिंग इज़ रेंज. तो डोमेन अगर आर है, अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करें? आर, तो वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको? आर ही मिलेगी. सो रेंज भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आर हो जाएगा. नाउ ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. तो आइडेंटिटी फंक्शन की अगर हम ग्राफ की स्टूडेंट्स बात करें तो इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ओके. इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. देख लेते हैं कैसे. ग्राफ बनाने के लिए कुछ एक पॉइंट्स लेने पड़ते हैं ना. तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0. अभी हमने देखा ना, x इज इक्वल टू 1 लेने पे y की वैल्यू भी 1 मिलेगी. क्यों? क्योंकि फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू x. सिमिलरली x अगर आप -1 लें तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1. तो 2-3 पॉइंट इनफ हो जाते हैं. दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉइंट 1
और 1 पे करस्पॉन्ड 1 एंड 2, एक पॉइंट और ले लो, इधर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, ओके, एंड दिस इज़ -1, दिस इज़ -2। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 1, y की 1, तो 1,1 पॉइंट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर x हम -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, दिस इज़ द पॉइंट। नाउ ट्रेसिंग द कर्व, इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, एक ग्राफ मिल जाएगा, इसी को मैं क्या बोलूँगा, ग्राफ ऑफ y = x। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का एक्यूट एंगल बनाते हुए विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड फंक्शन विच इज कांस्टेंट फंक्शन, ओके। So basically the term constant, when we think about the term constant, then we thought constant means रुका हुआ, ठहरा हुआ। constant का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठहरा हुआ, यानी जिसकी वैल्यू में कोई क्या ना हो, कोई चेंजेस ना आए, ओके। constant function, so what is constant function dear students? A function f(r) to r is known as constant function a function f(r) to r is known as a constant function if it is defined as f of x, y is equal to f of x लिख लीजिए, या केवल y is equal to लिख लीजिए, या केवल f of x, एक ही बात है ना, where c is a constant, और x जो होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, x तो कुछ भी रख लो ना, रियल नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन स्टूडेंट? कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, ठहरा हुआ, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है बेटा, x और y दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। x और y दोनों कैसे होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स का काम होता है वेरी करना अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स एक ऐसा टर्म है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, चेंजेस होते जाते हैं जिसमें, है ना। जैसे टेम्परेचर इज अ वेरिएबल टर्म, है ना। अभी टेम्परेचर जो है, मान लीजिए अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो मे बी थोड़ा सा अगर जब ज़्यादा रात होगी अर्ली इन द मॉर्निंग, टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूज होता है, और दिन में फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो दिस इज़ अ वेरिएबल टर्म। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो हमेशा क्या है, फिक्स है, उतना ही है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, दिल्ली से वो कहीं और नहीं जाने वाली, तो दिल्ली है, दिस इज़ कांस्टेंट, फिक्स, है ना। और क्या कांस्टेंट हो सकता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो एक वेरिएबल है, ऊपर नीचे जाने पे अर्थ के क्या होता है, चेंजेस होते हैं, बट मास इज कांस्टेंट, मास जितना है उतना ही रहता है ना। तो फिर हमारा यहाँ पे हमारा टॉपिक है कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू इज फिक्स, while we are giving a lot of inputs to the function, but फंक्शन को जितना भी आप यहाँ पे फंक्शन को कितने ही इनपुट दे दीजिए, ठीक है। इनपुट के लिए पूरा रियल सेट पड़ा हुआ है, आप कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू, ओके। आप x को 0 दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, डैश, है ना, कुछ भी वैल्यू दे दीजिए वेरिएबल x को, बट करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, जो कि एक फिक्स नंबर होगा, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, या फिर इसी को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3, बात एक ही है, y इक्वल टू f ऑफ x होता है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x। सो दीज आर कांस्टेंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे x को जो मर्जी वैल्यू रखिए, x को 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3, है ना, -1, -2, -3, बट यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। सो डोमेन क्या हो गया स्टूडेंट इसका, व्हाट इज द डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन? x तो कोई भी वैल्यू ऑप्ट कर सकता है ना, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रेंज हो जाएगा केवल वो कांस्टेंट सी जो आप ले रहे हैं। अगर आप 3 रख रहे हैं तो 3, अगर आप 4 रख रहे हैं तो 4, तो रेंज हो जाएगा सी, और डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन? एक चीज़ दिमाग में रखना स्टूडेंट्स, जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है वो हमेशा पैरेलल टू क्या होता है, y एक्सिस होता है, ठीक है। अब यहाँ को आप जितनी मर्जी उतने नंबर रख लीजिए, 1, 2, 3, 4, ओके। लेफ्ट साइड -1, -2, -3, डैश, इधर -1, -2 एंड -3, या 1, 2, 3, 4, ठीक है, दिस इज 4। तो आप यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन का, फंक्शन है f(x = 3), मैंने c को एक वैल्यू दे दी कांस्टेंट 3। सो
चाहे आप ओरिजिन से राइट हैंड को जाएं, चाहे आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड को जाएं, आपका ग्राफ है y इक्वल टू 3 का। ओके, सो y इक्वल टू 3 कहाँ पे जाएगा? अगर मैं इसको पॉइंट का फॉर्म दूँ तो y इक्वल टू 3 कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे जाएगा ना। तो यहाँ से एक क्या आ जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल एक क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, जो होगा x इज इक्वल टू 3। ओके, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट की जगह, c की जगह फिक्स कर देना। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ दिस ग्राफ? दिस ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू द x एक्सिस। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। इट कैन बी एदर द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एदर इट कैन बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर यहीं पे आप कांस्टेंट फंक्शन में y इज इक्वल टू c आपका कांस्टेंट फंक्शन है और c को एक वैल्यू दे रहे हैं सपोज -3, ओके, तो आपका फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू -3। उस कंडीशन में ग्राफ कैसा जाएगा आपका? उस कंडीशन में ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, -3 पॉइंट से होके हो जाएगा, है ना। सो जो ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का वो क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। एदर इट कैन बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एदर इट कैन बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, बट इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ये c की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप आपको कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बेसिक्स क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन के बाद आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आप बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? पॉलिनोमियल आप जानते ही हैं कैसा होता है स्टूडेंट्स। f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x क्यूब प्लस डैश कुछ ऐसा होता है ना। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, वेयर a0, a1, a2, a3 ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 इनकी। और x क्या है, x इज अ वेरिएबल टर्म। ओके, तो ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होगा? ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन विच कंटेन पॉलिनोमियल्स। सिंपल अगर मैं बात करूँ, ऐसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल कंटेन करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूँ, सपोज y इज इक्वल टू x², y इक्वल टू x क्यूब, है ना, y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, है ना, y इक्वल टू x² माइनस 3। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके बेटा? पॉलिनोमियल फंक्शन के। जहाँ पे जो फंक्शन है पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ हो तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें, आप कोई भी ग्राफ, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो डोमेन क्या है? हर एक एग्जाम्पल में आप देखिए एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। एक्स कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द रियल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी, है ना। तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगी बेटा? रेंज क्या है? अगर आप रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। तो रेंज भी हमें पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसलिए रेंज भी क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके ग्राफ की बात कर ले तो इन सब के अलग अलग ग्राफ बनेंगे, किसी भी एक को उठा के आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसे y इक्वल टू x² के ग्राफ की अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, y इक्वल टू x² है अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, तो इसके अगर ग्राफ की बात करें तो पहले इनपुट और आउटपुट निकाल लीजिए। x और y की क्या है? वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अगर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x1 तो y1, x2 तो y4, है ना। ऐसे x-1 तो y1, x-2 तो y+4, क्योंकि स्क्वायर में फंक्शन है। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो स्टूडेंट्स ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका, x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 and 4. This is -1, -2, -3 and -4. ओके, सो अब पॉइंट को यहाँ पे रख लेते हैं। 0 पे 0 मिल रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ओके। और 1 पे क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा था, 1 और 1 पे क्या मिल रहा है? 1। 2 पे कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? 4 मिल रहा है, तो 2 पे कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। सिमिलरली -1 पे कितना दे रहा था? 1 ही दे रहा था। और -2 पे कितना दे रहा है? -2 पे दे रहा है 4, तो -2 पे 4 हो गया, है ना। अब आप इस ग्राफ को आप क्या कर लीजिए? प्लॉट कर दीजिए। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x², ओके। तो दिस इज़
polynomial function. What is polynomial function? A function which is in the form of polynomial is known as polynomial function. What is the domain of polynomial function? Domain is R and range is also R. What is R? R is the set of real number and this is the graph of polynomial function. Okay, the next topic is rational function. ये जो भी फंक्शन है स्टूडेंट्स, इनके पहले अगर नाम पे हम एम्फसाइज करें, हम इनके जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन किससे मिला? पॉलिनोमियल से। रैशनल फंक्शन किससे मिल रहा है? रैशनल से, है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बन जाती है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ रैशनल फंक्शन? रैशनल फंक्शन, सो बेसिकली रैशनल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ आर टू आर इज नोन एज रैशनल फंक्शन. Rational function, okay, if it is defined as y equal to fx equal to px upon qx, where qx यानी denominator does not equal to 0 and px and qx both are polynomial. क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने? क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन? अ फंक्शन एफ आर टू आर इज नोन एज रैशनल फंक्शन, ओके, इफ इट इज डिफाइंड एज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वाई लिखिए चाहे वाई इसके बराबर करिए चाहे एफ एक्स, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि वाई क्या होता है? फंक्शन होता है एक्स का। सो वाई इक्वल टू लिख लें या इसको बराबर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। सो वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में, ओके। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? पॉलिनोमियल सॉरी रैशनल फंक्शन कैसा होगा? रैशनल के फॉर्म में होगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे रहते हैं। यहाँ पे पी अपॉन क्यू की जगह हमने क्या लिया है? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, क्योंकि ये क्या है? रैशनल फंक्शन है, तो फंक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा ना। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में हो, बट क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पॉलिनोमियस, ओके। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात कर लूँ स्टूडेंट्स, सो डोमेन क्या हो जाना चाहिए इसका? सो डोमेन के लिए ये डिपेंड करता है, डोमेन इसका रियल नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? नहीं, डोमेन इसका जो होगा वो डिपेंड करेगा आप एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, ओके। डोमेन कहाँ डिपेंड करेगा? कि आप एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, किस काइंड का आप रैशनल फंक्शन ले रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल के रूप में हम अगर लें, अगर मान लीजिए एफ एक्स क्या है? 1/x, ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ इसका डोमेन हो जाएगा r-0, बिकॉज वी कांट टेक द वैल्यू 0. इफ़ यू पुट 0 इन डिनोमिनेटर इट विल बिकम्स इनडिफिनिट, ओके, इनडिफाइन हो जाएगा. वहीं अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ एक स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हियर द डोमेन इज r-1, all real number except 1, because if you are going to put 1 here in the place of x, then the denominator becomes 0 and the function became undefined, okay. तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r-1. इसी तरीके से हम और एग्जांपल लें, अगर हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, सपोज 1/x-2, तो यहाँ पे इसका अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो r माइनस कितना हो जाएगा? 2. अगर मैं फंक्शन ले रहा हूँ सपोज 1/x² + x-2, है ना, हियर वी कांट टेक, तो अगर यहाँ पे डोमेन की बात कर लूँ तो डोमेन में क्या नहीं ले सकता? 1 नहीं ले सकता, क्योंकि 1 यहाँ पुट करूँगा तो 1 + 1 2, 2 - 2 बिकम 0. तो डोमेन डिपेंड करता है, ओके. डोमेन डिपेंड करता है कि आपका जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है, ठीक है, जो भी x है, x+1 है, x-1 है, उसको देखते हुए डिनोमिनेटर को उठाइए, डज नॉट इक्वल टू 0 रखिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और वहाँ से उसका डोमेन प्राप्त हो जाएगा. और व्हाट अबाउट रेंज? अगर मैं इसके रेंज की बात कर लूँ, ठीक है, तो रेंज भी इसका रियल नंबर होगा एक्सेप्ट द वैल्यूज़ विच x कैन नॉट टेक. y की वो वैल्यूज़ जिसके लिए x डिफाइन नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सारे क्या आ जाएंगे? बाकी सारे रियल नंबर इसकी किस में आ जाएंगे? रेंज में आ जाएंगे, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्राफ, ठीक है. अब ग्राफ क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? ग्राफ के लिए कोई भी एक फंक्शन उठा के रख लीजिए. मैं सबसे सिंपल बना के एग्जाम्पल लेता हूँ एक ग्राफ के लिए. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है. पहले डोमेन देख लेते हैं इसका. डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका? r-0, ओके, 0 नहीं रख सकते. और रेंज के लिए क्या हो जाएगा? अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज तो ऐसी नहीं मिलती ना. पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y को एफ एक्स के बराबर रखेंगे तो y एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/x. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इधर आया तो y इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/y, है ना. तो रेंज की अगर मैं बात करूँ, रेंज क्या होती है? रेंज होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, ओके. तो y, अब रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या है यहाँ पे? y भी तो 0 नहीं हो सकता ना. अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो x क्या हो जाएगा? 1/0 विच इज इनफाइनाइट. तो रेंज भी क्या हो जाएगा इसका? r-0 हो जाएगा, ओके.
नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेस द ग्राफ ऑफ दिस कर्व, ओके, एक्स डैश एंड वाई डैश, ओके। सो अब आप देखिए यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ओके। फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। सबसे पहले तो दिस इज अ रैशनल फंक्शन, तो आप अगर x को कितनी बड़ी वैल्यू, जैसे जैसे आप x को बड़ी वैल्यू देंगे y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि y क्या है, x का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x की वैल्यू बढ़ेगी y की घटेगी, इतना आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y, ओके। सो x 0 ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता हूँ, 1/x है तो 0 का तो कंडीशन ही नहीं आती। तो x1 तो y1 1/1, x2 तो y 1/2, x3 तो y 1/3, x4 तो y 1/4, छोटी छोटी वैल्यू। जैसे जैसे एज x द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग। x की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो y की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, अगर x -1 लेता हूँ तो y -1, x अगर मैं -2 लूँगा तो y -1/2, ओके, x -3 देन y -1/3। तो दीज आर द वैल्यूज, सो प्लॉट द ग्राफ, ओके। दिस इज 1, this is 2, this is 3 and 4 and 5, okay, and this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is again -1, -2, -3, -4। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 1, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया स्टूडेंट्स, ओके। x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2, 1/2 कहाँ, यहाँ कहीं पे आएगा ना, हाफ पे, तो 1/2 यहाँ कहीं पे हो जाएगा, इसका आधा। x की वैल्यू 3 लूँगा तो y की वैल्यू 1/3 और कम हो जाएगी, है ना। x की 4 लूँगा तो y की और छोटी हो जाएगी, 1/4। तो ऐसे करके ये डिक्रीज होते जाएगा। और ऊपर को अगर मैं देखूँ वहीं पे, अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी लूँगा स्टूडेंट्स, सपोज आप पुट करिए फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ 1/2, तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/1/2 दैट इज़ 2। मतलब जैसे जैसे आप 1 से 0 की ओर को बढ़ेंगे, y एक्सिस का ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 1/2 अगर मैं यहाँ कहीं पे मान लूँ, दिस इज़ 1/2 सपोज, तो 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ऐसी 1/3 अगर यहाँ कहीं मानूँ, 1/3 पे कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 1/3 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 3 आएगी। तो कुल मिला के तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा शेप बनाएगा, ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और सेम ऐसा ही शेप क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम ऐसा ही शेप नेगेटिव डायरेक्शन में भी आएगा, -4, -3, -2, -1, ऐसे करके कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ को भी आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x विच इज अ व्हाट, रैशनल फंक्शन, ओके, रैशनल फंक्शन। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, r-0 एंड रेंज इज ऑल्सो r-0, ओके। So this is the rational function, okay, you can take the screenshot of it. Next, the next function we have to study is modulus function. What is the next students, the next function is modulus function. It is very important function, okay. So what is modulus function? Modulus function is also known as absolute function, है ना, modulus function, it is also known as absolute function. मॉडुलस फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। तो समझते हैं कि क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। अ फंक्शन एफ आर टू आर इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन if it is defined as f(x) equal to modulus of x। क्या होता है, दो वर्टिकल डंडे के अंदर फंक्शन लिख दिया जाता है, तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं। अब इसकी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन ये होती है स्टूडेंट्स कि ये जो होता है ये ब्रेक होता है कब, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तब ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा x, एंड इफ़ x इज़ लेस देन 0 तब ये देता है नेगेटिव ऑफ x। मतलब कहने का जो मॉडुलस फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, एदर यू गिव्स इट इनपुट पॉजिटिव वैल्यूज़, एदर यू गिव्स इज इनपुट नेगेटिव वैल्यू। मतलब कहने का कि जो मॉडुलस फंक्शन, इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। अब इसमें यहाँ से हमारा गया इनपुट, क्या गया स्टूडेंट्स, इनपुट,
और इधर जो करस्पॉन्डिंग मिलेगा हमको वो होगा क्या स्टूडेंट्स, आउटपुट। ठीक, अब मैं इनपुट में मेरे पास 0 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3, दीज आर द इनपुट। तो इनपुट जब मैंने इस मॉडुलस फंक्शन में डाला, ठीक है, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। कैसा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन। तो ये मॉडुलस फंक्शन करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि जो भी आप इनपुट यहाँ डालेंगे, पॉजिटिव, एदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा वैल्यूज़ कैसी देगा, पॉजिटिव ही देगा। मान लीजिए आपने इनपुट डाला -1, ठीक है, इसके अंदर, तो इसके अंदर आके वो बना -1, ठीक है, और यहाँ आके वो क्या देगा, +1। आपने इसमें इनपुट डाला सपोज -2, यहाँ आके वो बना -2 मॉडुलस के अंदर, और आउटपुट क्या देगा वो +2। आपने यहाँ डाला इनपुट क्या, 2 यहाँ इनपुट डाला, ठीक है, तो आउटपुट क्या देगा वो 2 देगा। आपने यहाँ इनपुट डाला क्या, +3, तो वो क्या देगा, आउटपुट 3। मतलब कहने का स्टूडेंट्स कि मॉडुलस फंक्शन इज अ एब्सोल्यूट फंक्शन भी इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, एदर यू आर गिविंग इट पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़। आप इसको पॉजिटिव वैल्यू देंगे तब भी पॉजिटिव, नेगेटिव देंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ओके, एक्स को चाहे आप पॉजिटिव दें या नेगेटिव वैल्यू दें, मॉडुलस फंक्शन उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, पॉजिटिव वैल्यू में। दूसरा तरीका इसको समझने का है नंबर लाइन से। ओके, दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1 एंड -2। तो सपोज अगर मैं कह रहा हूँ मॉडुलस ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है, तो मॉडुलस को आप ऐसे समझिए कि मॉडुलस जो होता है ना, जो भी अंदर उसका एलिमेंट है, वो ये दिखाता है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या है। मॉडुलस फंक्शन इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट विच इज विद इन द मॉडुलस, विद इन द मोड। तो -2 का मतलब क्या है, -2 मॉडुलस -2 का मतलब कि ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस पे है। एदर इट कैन बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इट कैन बी इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होती ना। हम कभी ये नहीं कहते कि हम -10 किलोमीटर वॉक करके आए या -5 किलोमीटर वॉक करके आए। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इट जस्ट अबाउट द इंडिकेशन ऑफ द डिस्टेंस। -2 का मतलब ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 2 यूनिट की दूरी पे है। अगर मैं -3 मॉडुलस -3 की बात करूँ तो मॉडुलस -3 का मतलब कि ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, लेफ्ट डायरेक्शन में 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सिमिलरली मॉडुलस 2 का मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है बट इन राइट डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ओरिजिन, या फिर ये समझ लीजिए फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। 0 को हम क्योंकि मिड मानते हैं, 0 से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और इधर को नेगेटिव आते हैं। तो जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज होती है, डिस्टेंस बताती हैं कि कितनी दूरी पे आप 0 से लेफ्ट और राइट में जा रहे हैं। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमेशा इनकी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। और ये मैथमेटिकली इसको बताया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब x क्या है 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से राइट डायरेक्शन में, तब आपका फंक्शन क्या दे रहा है, देखिए आप +x दे रहा है ना, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन में व्हेन x इज लेस देन 0, जब आप x को क्या ले रहे हैं, 0 से छोटा, मतलब आप कहाँ को जा रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में, तब आपको फंक्शन क्या दे रहा है, मॉडुलस x की वैल्यू -x। अब आप देखिए, अगर आप x लेस देन 0, मैं x लेस देन 0 ले रहा हूँ सपोज, ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन क्या है उस कंडीशन में -x है। तो आप रखिए x को -1 रखिए यहाँ पे, तो f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस तो ऑलरेडी है, x की जगह -1 रखेंगे, दैट्स इट 1। क्लियर है। मान लीजिए आप x इज इक्वल टू -2 रख रहे हैं, तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि निगेटिव रखने पे वैल्यू क्या दे रहा है फंक्शन, -x, तो माइनस ऑफ -2 दैट इज 2। तो क्लियर हुआ। तो व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट फंक्शन, इट ऑलवेज गिव्स अस द पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव कभी नहीं होता, इनपुट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहेगा। नाउ डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो डोमेन क्या होता है इसका, डोमेन तो हमेशा आर ही होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि आप यहाँ x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। व्हाट अबाउट रेंज, रेंज इज r प्लस, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to infinity, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो कभी आएंगे नहीं ना स्टूडेंट्स। मॉडुलस फंक्शन उनको कन्वर्ट कर देता है नेगेटिव नंबर को भी किस में, पॉजिटिव में, तो आउटपुट कभी आपको क्या नेगेटिव नहीं मिलेगा, आउटपुट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, r प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसके हम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सो f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये क्या देता है हमें, ये हमें देता है पॉजिटिव x कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और -x कब देता है, व्हेन x इज लेस देन 0।
ओके। सो अब ग्राफ पे अगर हम इसकी बात करें, दिस इज एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ओके। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये 0 0 हो गया। अब देखिए आप अगर 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, 1 मिलेगी। 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। 2 रखने पर क्या मिलेगा, 2। 3 रखेंगे तो कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, 3 मिलेगी। ऐसी अगर आप -1 रखते हैं यहाँ पे, है ना, इसकी जगह पे -1 रखेंगे तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस कितना दे देगा, +1 दे देगा। -2 रखेंगे तो +2, जो भी वैल्यू नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा। -3 का मैग्नीट्यूड कितना कर देगा, ये 3 कर देगा। तो अगर आप इसको मिलाएं और 0 पे तो 0 मिलेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, वी शेप। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वी शेप ग्राफ होता है। कैसा होता है, वी शेप ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब ये वाली जो लाइन होती है वो क्या, y इज इक्वल टू x को डिनोट करेगी, एंड दिस लाइन इंडिकेट्स y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, ओके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको बेहतर समझने के लिए स्टूडेंट्स। इसी कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे। सपोज वी हैव टू प्लॉट अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। हमें इसका ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। तो फिर मॉडुलस की जो कंडीशन है वो कंडीशन लगाऊंगा मैं। मॉडुलस की कंडीशन क्या होती है, मॉडुलस की कंडीशन क्या कहती है कि यही वैल्यू देगा पॉजिटिव। कब देगा, जब ये क्या हो बेटा, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 हो। और दूसरी कंडीशन में क्या, नेगेटिव वैल्यू दे देगा ये खुद की नेगेटिव वैल्यू कब देगा, जब ये क्या हो स्टूडेंट्स, लेस देन 0 हो, ओके। इसी को फिर से क्लियर करते हैं, है ना। x माइनस 1 कब दे रहा है ये, x माइनस कब, अब यहाँ पे इनइक्वलिटी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, ओके, अलग से। सो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन बनी यहाँ से। सो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली माइनस ऑफ x माइनस 1 कब देगा ये, जब x, अब ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इज लेस देन 1। ये कंडीशन आ गई। इसी को मॉडुलस फंक्शन की एप्लीकेशन को फॉलो करते हुए अब इसका ग्राफ बनाना है हमने, ओके। सो अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, इट इज़ ऑल्सो अ वी शेप ग्राफ, ओके। बट कुछ कंडीशन आएंगी। अब देखिए यहाँ पे 0 के लिए इंडिकेशन था, वहाँ पे 0, यहाँ पे किस पॉइंट के लिए इंडिकेट है, x लेस देन और ग्रेटर देन किस पॉइंट के है, 1 के है। सो x डैश y डैश, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2 एंड -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब देखिए x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन किसके, 1 के, और लेस देन किसके, 1। तो पॉइंट 0 की जगह कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 1 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तब आपके पास क्या है, करो x माइनस 1, एंड व्हेन x इज लेस देन 1, तब आपके पास क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 1, ओके। तो होगा क्या, अब आप यहाँ से कुछ एक वैल्यू रख लीजिए ना। जब x आप, अब आप देखिए पहली कंडीशन आप इसको उठाइए, जब x क्या है 1 के बराबर और 1 से बड़ा है, तब आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो कुछ एक वैल्यूज़ रख लेते हैं। पुट x अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलती है मुझे, -1, यानी एक पॉइंट क्या मिल गया, 0, -1। अब 0, -1, 0 ये है, -1 ये है, 0, -1 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि x आप क्या है 1 या 1 से बड़ा लेंगे, तो 0 तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ ना। x क्या है, कंडीशन क्या है x के लिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 के बराबर और 1 से बड़ा। तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1 दैट इज़ 0। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया 1, 0, ओके। एक और रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 - 1 दैट इज़ 1। तो 2, 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1, दिस पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1, ओके। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू है माइनस ऑफ x माइनस 1 के, कब, व्हेन x इज लेस देन 1, ओके। तो 1 से छोटी वैल्यू रखिए, है ना, 1 से छोटी वैल्यू x की वैल्यू 0 रखिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0 - 1 दैट इज y की वैल्यू माइनस प्लस का 1, यानी पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 0, 1। अब 0, 1 कहाँ पे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये है, ठीक है, 0, 1। अब इन 0, 1 पॉइंट को इससे मिला देंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ओके। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। सो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रेसिंग द ग्राफ।
आप देख सकते हैं कि इसका भी ग्राफ कैसा मिल रहा है, इसका कर्व भी वी शेप मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज फॉर either the input will be positive or it can be negative. इनपुट पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव, इनपुट अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तब भी पॉजिटिव वैल्यू देगा. ओके, सो दिस इज मॉडुलस फंक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिग्नम फंक्शन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिग्नम फंक्शन. So signum function is defined as क्या होता है स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन? इफ f such that r to r is a function, then it is known as signum function if it is defined as, अगर ये कैसे डिफाइन हो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स. ओके, ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन. मतलब मॉडुलस फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर दें किसी वेरिएबल से, अगर वेरिएबल x है तो x से करेंगे, y है तो y से करेंगे, z है तो z से. तो अगर जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को अगर x से डिवाइड कर दें तो दिस इज नोन एज सिग्नम फंक्शन. क्या होता है सिग्नम फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x टाइप का होता है. अब इसको डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली तो कैसे टूटेगा स्टूडेंट्स? चूँकि हम जानते हैं कि मॉडुलस x अभी हमने पढ़ा कैसे डिफाइन होता है. पॉजिटिव x होता है कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. जब x 0 के बराबर और उससे बड़ा हो तब पॉजिटिव वैल्यू देता है ये x की. और जब x क्या हो, लेस देन 0 हो, तब ये क्या देता है? माइनस x देता है. अभी हमने पढ़ा इसके बारे में. सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे. जब मॉडुलस x क्या देगा? प्लस का x. नीचे तो x एज इट इज रहेगा, तो कितनी आई वैल्यू? 1. ये कब की कंडीशन है? प्लस का x कब आता है? व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. ओके, व्हेन x इज लेस देन 0 स्टूडेंट्स, जब x क्या हो, 0 से छोटा हो, तब मॉडुलस x वैल्यू क्या देता है? माइनस x. तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा? माइनस x. नीचे वाला x ऐसे ही रहेगा, तब भी क्या वैल्यू देगा? -1. ओके, और तीसरी कंडीशन x बराबर 0 पे, सॉरी इसको यहाँ पे x बराबर 0 पे वैल्यू क्या देता है? 0 देता है. क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गई? मॉडुलस x को ही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, बस नीचे x से डिवाइड कर दिया है. मॉडुलस x कैसे डिफाइन होता है? मॉडुलस x प्लस x देता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन की कंडीशन लेंगे. जब x 0 से बड़ा होगा तब ये क्या देगा? प्लस x देगा, और नीचे x से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगी वैल्यू? 1. व्हेन x इज लेस देन 0 तब मॉडुलस x कितना देता है? माइनस x. माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स दिस इज -1. और जब x 0 होगा तब ये क्या देगा? 0 होगा. तो कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे जो इसका डोमेन है बेटा, डोमेन में तो आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ पे x, क्योंकि आप देख लीजिए ना, x ग्रेटर देन 0 भी ले रहे हैं, लेस देन 0 भी ले रहे हैं और बराबर 0 भी ले रहे हैं. तो इन तीनों चीज़ों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो क्या आ जाएगा इसका डोमेन? रियल नंबर. क्या आ जाएगा बेटा? डोमेन रियल नंबर आ जाएगा. वहीं अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ तो रेंज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे +1 -1 0. तो रेंज केवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -1 0 और 1. ये 3 नंबर्स मिल रहे हैं केवल रेंज में. So this is the domain. Domain is R and range is -1 0 and 1. Okay. Now what is the graph of signum function? अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, x dash y y dash. This is +1, this is -1, this is 1 2 3 -1 -2 -3. अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, x जब 0 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0. तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया? 0 पे तो 0 ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है. अब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा है, यानी आप कहाँ को जा रहे हैं? राइट हैंड डायरेक्शन में, तब आपको फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1. मतलब कहने का कि आप अब चूंकि यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं है, केवल ग्रेटर देन है, तो जब आप 0 के राइट हैंड डायरेक्शन में जाएंगे स्टूडेंट, तब आपकी वैल्यू क्या आ रही है? उस कंडीशन में 1 आ रही है. मतलब इन सारी वैल्यूज़ के लिए, x की इन सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? y की वैल्यू 1 को जाने को तैयार रहेगी, 1 नहीं आएगी. देखिए x ग्रेटर देन 0 देन y की वैल्यू क्या है? 1 है. क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू की कंडीशन नहीं है, इसलिए 1 को पहुँचने की कोशिश करेगी बट 1 तक नहीं आती है. सिमिलरली व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ x नेगेटिव, जब x की वैल्यू क्या है? x लेस देन 0 है. x क्या है? लेस देन 0. मतलब आप लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तब आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट उस कंडीशन में? -1.
तो -1 तो यहाँ पे ना, y की वैल्यू तब क्या आ रही है -1, तो -1 से इधर को तीर का नोटेशन। अब ये मैंने एरो क्यों बनाए हैं, ये एरो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू +1, x की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू -1, ओके, और 0 पे तो 0 हो ही गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फंक्शन चैप्टर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जनरली इसकी डेफिनेशन पे जाओ अगर मैं स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन तो होता है क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x। अगर आपका फंक्शन कैसा दिया हो, फंक्शन कुछ ऐसा, दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या होता है, ये कुछ ऐसा डिफाइन होता है, f(x) इज इक्वल टू एक स्क्वायर के अंदर x टाइप का दिखाई देगा, दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। जैसे हमने देखा ना मॉडुलस में क्या होता है, दो वर्टिकल बार के अंदर x लिखते हैं, है ना, दो वर्टिकल लाइंस के अंदर हम x लिख रहे हैं, तो क्या हो जाता था स्टूडेंट्स, उसको हम क्या पढ़ते थे, मॉडुलस फंक्शन पढ़ते थे, ओके। और दूसरी कंडीशन हमने अभी पढ़ी, अगर मॉडुलस फंक्शन x से डिवाइड हो जाए तो हम उसको क्या पढ़ते थे, सिग्नम फंक्शन पढ़ते थे, ओके। क्या पढ़ते थे स्टूडेंट्स, सिग्नम फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो नोटेशन होता है वो होता है f(x) इज इक्वल टू एक सर्किल कह रहा हूँ मैं, एक स्क्वायर के अंदर x टाइप का, स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है इसका, इसको कौन सा इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, एक ब्रैकेट है ये, है ना, बड़ा ब्रैकेट कहते हैं ना, बिग ब्रैकेट के अंदर x अगर है, इस टाइप की कंडीशन है, इस टाइप का फिगर दिख रहा है, तो क्या बोला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन एंड इक्वल टू x। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, ओके। देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन होता है स्टूडेंट्स, वो किसके लिए डिफाइन होता है, वो हमेशा डिफाइन होता है आपके इंटीजर वैल्यू के लिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख दूँ, it is defined for integer value। इंटीजर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, मतलब कहने का ये हमेशा क्या देता है, अगर इसको भी हटा दूं मैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है, इट ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यू। कैसी वैल्यू देगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा ये। मतलब मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा स्टूडेंट्स आपको, जैसे सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 है। अब 2 क्या है स्टूडेंट, 2 एक इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्लियर है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करूँगा, 1 की बात करूँ तो 1 एक इंटीजर होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 की बात करूँ, 0 इज इंटीजर, तो वैल्यू 0 आएगी। वहीं अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 की बात करूँ, -1 इज इंटीजर, इट इज़ नेगेटिव इंटीजर, तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। हमेशा कैसी वैल्यू देता है, इंटीजर वैल्यू देता है। वहीं पे अगर मैं एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लूँ, सपोज डेसिमल के फॉर्म में, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि इट ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यू, है ना। और डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन एंड इक्वल टू x, वेयर x इज ए इंटीजर। एक लाइन और जोड़ दीजिए यहाँ पे, वेयर x इज एन इंटीजर। x क्या होता है, इंटीजर होता है। तो अगर x इंटीजर है तो इक्वल टू इंटीजर ही आ जाएगा, जो भी इंटीजर आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वही इंटीजर को सेम यहाँ पे, 2 है तो 2, 1 है तो 1, 0 है तो 0, -1 है तो 1। बट क्या ये 2.1 इंटीजर है, 2.1 इज नॉट ए इंटीजर, इट इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। 2.1 को अगर मैं लिखूँ तो 2.1 को अगर यहाँ हट जाएगा तो 0, दैट इज़ 21/10, तो क्या हो गया, दिस इज रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर तो है नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, उस कंडीशन में डेफिनेशन पे फोकस करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन, ओके, एंड इक्वल टू x। अगर x क्या है, अगर x इंटीजर है तब तो इक्वल टू वही वैल्यू आएगी,
बट अगर x इंटीजर ना होकर के रैशनल फॉर्म में है या डेसिमल फॉर्म में है तो क्या लेस देन एंड इक्वल टू x, मतलब लेस देन उससे छोटा। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको दिखाने की कोशिश करूँ, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ लें तो -3। अब देखिए 2.1 कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? 2.1 यहाँ कहीं पे आएगा नहीं आएगा 2.1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो आप कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x। लेस देन मतलब जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है अगर वो इंटीजर है तब तो वही वैल्यू आ जाएगी, 2 है तो 2, 1 है तो 1, 0 है तो 0 आएगी, इंटीजर वैल्यू ही, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देता है आउटपुट। आप कुछ भी डालेंगे तो इंटीजर वैल्यू आउटपुट मिलेगी। बट अगर वैल्यू 2.1, 3.1 मतलब डेसिमल के फॉर्म में दिया हो या रैशनल नंबर के फॉर्म में हो तो क्या होता है, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन एंड इक्वल टू x। तब आप उस इंटीजर से छोटी ग्रेटेस्ट वैल्यू देखेंगे। कौन सी वैल्यू देखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे लेस देन x। अब यहाँ पे x की जगह पे आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आप x की जगह पे क्या ले रहे हैं, x की जगह तुम्हारी वैल्यू है 2.1, तो 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। होने को तो 2.1 से छोटी बहुत सारी इंटीजर हैं, 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है, -2 भी है, ठीक है। 2.1 से बहुत सारी वैल्यूज़ इंटीजर वैल्यूज़ हैं जो लेस देन 2.1 है। बट कौन सी वैल्यू आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब 2.1 से छोटी जो इंटीजर वैल्यू है इतनी सारी, उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? 2 है। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 2। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मे भी थोड़ा डिफिकल्टी हो रही हो, हम और एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 2.9 की भी, तो 2.9 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ कहीं पे आ जाएगा ना 2.9। बट 2.9 भी कैसा है? 2.9 भी इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो 2.9 से छोटी सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू कौन सी आएगी? अगेन 2 आएगी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 आएगी। ओके, वहीं अगर मैं 3.1 की बात करूं तो क्या 3.1 इंटीजर है? नहीं है, इंटीजर डेसिमल नंबर, डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि रैशनल नंबर है। तो 3.1 ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, तो 3.1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना 3.1। तो 3.1 से छोटी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है? 3.1 से छोटी सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू कौन सी है? 3 नहीं है। होने को 3.1 से छोटी इंटीजर वैल्यू 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी, -3 भी और भी है। बट हमने देखना कौन सा होता है? नियर बाय दिस। 3.1 से छोटी जो नज़दीक की बड़ी इंटीजर वैल्यू है वही वैल्यू बन जाती है। तो 3.1 के बाद कौन सी इंटीजर वैल्यू? 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। हमेशा याद रखिए, जिस भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में जो भी इंटीजर की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, अगर वो डेसिमल में है तो उसके लेफ्ट साइड में, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में जाके देखिए कि कौन सा नियर बाय उससे इंटीजर है, वही उसकी वैल्यू आ जाती है ना। जैसे 2.9 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। 3.1 की कितनी आएगी? 3। अगर मैं 3.2 की वैल्यू लूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2, तो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, है ना। 3.5 की लूँ तो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। वहीं अगर मैं नेगेटिव में बात करूँ, सपोज़ -2.1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी? -2 नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव में कहाँ को जाता है? ये लेफ़्ट साइड को जाता है। ओके, और -2 के लेफ़्ट साइड में अगर आप जाओगे तो -2.1 यहाँ पे आएगा, कहीं आएगा। तो -2.1 के लेफ्ट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना है? -3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? -3 आ जाएगी। सिमिलरली -2.9 की भी मैं अगर बात करूँ, ओके, यहाँ कहीं पे होगा 2.9, तो वो भी नियर बाय में क्या है? उसके लेफ्ट साइड में -3, तो ये किसके बराबर होगा? -3। सिमिलरली अगर -3.5 की बात करूँ तो -3.5 से लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ेगा पहले? ग्रेटेस्ट, वो होगा -4, है ना। तो ये कंडीशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इट इज़ ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू x। x के बराबर कब होगा? जब आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर है तो उसी के बराबर। अब 2 था तो 2 के बराबर आया, 1 था 1 के बराबर, 0 था 0। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है ये इंटीजर वैल्यू है। बट अगर वैल्यू इंटीजर ना हो गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में दी हो या डेसिमल के फॉर्म में दी हो, तब क्या होगा? तब उससे छोटी ग्रेटेस्ट जो इंटीजर होगी वही उसकी वैल्यू होगी। अभी जैसे मैंने बताया 2.1 है ना, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ठीक है, एंड दिस इज़ 3। अब मैंने कहा 2.1, तो 2.1 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा ना। तो चूंकि ये देता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इंटीजर वैल्यू देता है, तो 2.1 से छोटी सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू जो होगी वो वैल्यू हो जाएगी, तो वो क्या है? 2 है। ऐसी अगर मैं बात करता 2.5 की, तो 2.5 से छोटी ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होती है? 2। होने को तो और भी है ना इंटीजर, बट हमें ग्रेटेस्ट देखना होता है, उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना होता है। ओके,
तो दिस इज़ द मेथड। अब इसके अगर हम डोमेन और रेंज की बात कर लें स्टूडेंट्स, तो डोमेन तो इसका सेट ऑफ रियल नंबर हो जाता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप उठा के रख सकते हैं एक्स की जगह पे। तो डोमेन क्या हो जाएगा आर, और रेंज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रेंज की जो रेंज है वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। ओके, रियल नंबर नहीं होगी, सॉरी, वो होगी इंटीजर वैल्यू। क्या होगी, वो होगी आपकी इंटीजर। इंटीजर का मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़, डेसिमल वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना, कुछ ऐसा। ये होगा इसका रेंज, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यूज़ देता नहीं है ना, ये तो कैसी वैल्यू देता है, इंटीजर वैल्यू। तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज इंटीजर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स ग्राफ, और ग्राफ से मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्यों स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। x y 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ओके, -1 -2 -3। अब देखिए, अगर 0 से लेके 1 तक की वैल्यूज़ की बात करें, 0 की वैल्यू 0 आएगी, 0.1 की वैल्यू 0, 0.2 की वैल्यू 0, क्योंकि सब कहाँ को जाएंगे, ये सारी कैसी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो इंटीजर क्या है, इनसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 0। तो 0 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यू कहाँ को जाएंगी, 0 को जाएंगी। ऐसे ही 1 से लेके 2 तक की वैल्यूज़ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये सारी वैल्यूज़ क्या देंगी हमको, 1 देंगी। तो 1 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा ये, है। एक एक स्टेप आगे को बढ़ते रहोगे, 1 की ओर को क्लोज और 2 की ओर को ओपन, क्योंकि 2 की वैल्यू 2 से 1 तक की सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, 1 पे जाएंगे ना। ऐसे अगर मैं 2 पे बात करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की वैल्यू तो कितनी आएगी स्टूडेंट, 2 आएगी। बट अगर 2.1 की बात करूँ वो भी 2 आएगी, 2.9 की बात करूँ तो वो भी 2 आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की सारी फ्रैक्शनल वैल्यू कहाँ को जाएंगी, 2 की ओर को जाएंगे ना। तो 2 और 3 की वैल्यू जो होगी 2 से लेकर 3 तक की, वो कहाँ को टेंस होगी, वो आपकी एक स्टेप और ऊपर को बढ़ जाएगी। एक स्टेप और मतलब इससे एक स्टेप, तो 2 से 3 की वैल्यू कहाँ जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 की ओर को ओपन। सिमिलरली नीचे को भी क्या हो जाएगा, 0 और -1 के बीच की वैल्यू सारी कहाँ को जाएगी स्टूडेंट्स, 1 की ओर को जाएंगी, नहीं जाएंगी 1 की ओर को, है ना। और -2 और 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 क्या देगा, -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 कितना देगा, -1। बट इनके बीच की जो वैल्यू जाएगी वो किधर को जाएगी, -2 की ओर को जाएगी ना। तो इसलिए कहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, इधर को क्लोज और इधर को ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों के बीच की वैल्यू एक स्टेप नीचे आ जाएगी। एक स्टेप नीचे का मतलब इससे एक स्टेप नीचे, इधर को क्लोज इधर को ओपन। वहीं -3 पे मैं चेक करूँगा तो एक स्टेप और नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा। तो ऐसे करके हम देखें तो एक स्टेप का फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है ये स्टेप। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। सो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बेसिकली व्हेन वी हियर द वर्ड अलजेब्रा, 4 थिंग्स कम इन, 1 थिंग कम्स इन आवर माइंड, दैट इज अबाउट ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस क्या पढ़े आपने बचपन में पढ़े होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मैं 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम एडिशन, एडिशन ऑफ फंक्शन। ओके, दूसरा पढ़ेंगे हम क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। ओके, ठीक। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तीसरा पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। और चौथी चीज़ पढ़ेंगे हम डिवीजन ऑफ फंक्शन। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो एडिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, अगर कोई 2 फंक्शन दिए हैं, सपोज आपको एक दिया है एफ आर टू आर और एक दिया है जी सच दैट आर टू आर, 2 फंक्शन दिए हैं, तो इन दोनों फंक्शनों का जो एडिशन होगा एफ प्लस जी ऑफ एक्स, वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगा आपको कैसे ऐड करते हैं, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। सपोज आपको एग्जांपल दे रखा है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है और जी एक्स एक अनदर फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपसे कह दिया गया फाइंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स कितना होगा, तो हम जानते हैं कितना होता है ये, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ओके, सो नथिंग एल्स, जस्ट गो एंड ऐड बोथ द फंक्शन, दिस इज एक्स प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नथिंग एल्स। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। वहीं पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर लूँ, वहीं पे इसी एग्जांपल में अगर मैं किसकी बात कर लूँ, सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन की बात कर लूँ स्टूडेंट्स, सो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, फिर वही बात, एफ और जी दो फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तो क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ओके, वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू आर, एक्स क्या है, रियल नंबर है। अब क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं ना हम, इसलिए रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। एक एग्जांपल लें, अगर सेम एग्जांपल एफ एक्स मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर और जी एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, आपको फाइंड करना है एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो हम जानते हैं कितना होता है वो, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो उठाइए वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, माइनस जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x माइनस 1। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। सो दिस इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। सिमिलरली मान लीजिए एफ एक्स क्या है, कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक कोई स्केलर टर्म लेमडा हमने ले लिया और हमें फाइंड करना है क्या, लेमडा एफ एक्स। क्या निकालना है हमें, लेमडा एफ एक्स। तो लेमडा एफ एक्स क्या हो जाएगा, लेमडा एफ एक्स कह लीजिए या फिर इसको क्या कर लीजिए, एक स्केलर टर्म से हमने डिवाइड कर दिया, मतलब एफ ऑफ लेमडा एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम एफ ऑफ एक्स। सिंपली अगर कहूँ तो ये कहानी होती है इसमें। ओके, तो जैसे एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तुम्हें निकालना है एफ ऑफ 2x, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2 टाइम एफ ऑफ एक्स, है ना। तो 2 टाइम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है ना। अब डिवीजन ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, एफ और जी कोई फंक्शन है तो एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जब भी रैशनल की बात आए तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए एफ एक्स आपके पास दिया है एक्स, जी एक्स आपके पास दिया है क्या, एक्स माइनस 1, और आपसे बोल दिया गया फाइंड एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ओके, वेयर जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो एफ एक्स कितना है, एक्स, और जी एक्स कितना है, x माइनस 1, और साथ ही कंडीशन क्या है, जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1। सो पुट x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 1। तो बगल में कंडीशन क्या आ जाएगी, x डज नॉट इक्वल टू 1। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग फंक्शन के रिगार्डिंग और मजबूत हुई होगी। सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है विथ एग्जाम्पल एक्सरसाइज करिए, मिसलेनियस करिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा क्वेश्चंस के ऊपर होगा। ओके, सो गुड लक, थैंक यू।